ये दैट इज राजा ऋतुध्वज रेस्क्यूइंग प्रिंसेस मदालसा फ्रॉम डेमंस। ये प्रिंट बाय रवि वर्मा। तो बहुत सारे प्रिंट बनने लगे और ऐसे बाजार में पब्लिश होने लगे। ये कब की बात होगी? दैट इज 1810 के बाद की बात है। तो अब नाउ The periodical press developed from the early 19th century, combining information about current affairs. तो ये हमने देख लिया था। नाउ राजा राम मोहन राय ने समाचार कॉमेडी करी और उसके विरोध में जो दूसरे ऑर्थोडॉक्स थे उन्होंने समाचार चंद्रिका प्रकाशित की। देवबंद ने क्या किया? बहुत सारे हजारों फतवा प्रिंट मीडिया में निकाले। रामचरितमानस का हुई 1810 में, इसकी फर्स्ट कॉपी लोगों तक पहुंची। इसके पहले हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट भी हो रही थी, ऐसी बात नहीं है। लोग उसी से रामचरितमानस 1 से 2, 2 से 4 कर रहे थे, लेकिन अब प्रिंटेड कॉपी तक पहुंची। By the end of 19th century, a new visual culture was taking shape. That is राजा रवि वर्मा की मैंने आपको प्रिंटिंग दिखाई कि कैसे ये रवि वर्मा ने राजा ऋतुध्वज को अपनी रानी मदालसा को कैसे डेमन से बचाया। अगले पेज पे बनाया। तो ये प्रिंटेड था। सो ये फर्स्ट प्रिंट है। बाय द एंड ऑफ 19th century, यानी 1819 के करीब, रवि वर्मा एक पेंटर थे। प्रोड्यूस्ड पेंटर्स लाइक रवि वर्मा पेंटेड इमेज ये माइथोलॉजिकल इमेजेस बनाई, ऐसा इसमें दिखाया गया है ना। ठीक है। फॉर मास सर्कुलेशन, फॉर मास सर्कुलेशन। जो हमारे यहाँ प्रिंट का कल्चर था, कभी आप मेहरानगढ़ में गए हैं तो वहां ये दिखाया जाता था, ये जैसे राजा इसे बैठा है तो राजा अपने रथ पे बैठा है, तो इसमें रथ पे बैठा हुआ दिखाएंगे राजा को, और उसके पीछे उसके सैनिक हैं, तो सैनिक जो भी दिखाए जाएंगे, चाहे 1000 सैनिक, तो पीछे वालों को भी उतना ही बड़ा दिखाया जाता था। देख लेना जाके मेहरानगढ़ में अगली बार जाना, तो पीछे तक अगर इनको दिखाया गया सबका सेम साइज दिखाया जाता था। लेकिन हमने 3D में अंग्रेजों से सीखा कि जब पीछे चले जाओ तो सैनिक छोटे होने चाहिए कि नहीं, और जो सबसे आगे का वो बड़ा हो। लेकिन मेहरानगढ़ की किसी भी भित्ति चित्र यानी दीवार के चित्र में ये नहीं देखने को मिलता है, और जो भी पीपल होंगे सब एक साइज के होंगे। तो 3D हमने किससे सीखा है? ब्रिटिशर से, ब्रिटिश पे। मदालसा वाले चित्र में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि सब एक ही जैसा खाए, जिसमें 3-4 ही हैं, तो 3 लोगों में इतना नहीं पता चल रहा है। By 1870, the caricatures and cartoons were published in journal and newspaper that is commenting on social and political issues. 1870, by 1870 ऐसे कैरिकेचर्स बनाए गए। लोगों का जो अम्यूजिंग फिगर होता है तो उसको बनाना। कैरिकेचर्स एंड कार्टून्स were published in journals and newspapers. इंडिया टुडे हो या द टाइम्स ऑफ इंडिया में वो कौन हमारे फेमस कार्टूनिस्ट थे? जो आर के लक्ष्मण है।
जिन्होंने करीब 80 ईयर्स तक उसमें एज पे उनका डेथ हुआ, उनको पद्म भूषण की भी उपाधि दी गई थी। उनके बहुत इम्पैक्ट होते थे, जितने भी उनकी बुक भी छपी हुई आर के लक्ष्मण की, एक फर्स्ट पेज पे हमेशा उनका आता था। तो दैट इज ऐसे कार्टून बनाए गए कमेंटिंग ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। Now, lives and feelings of women begin to be written in particularly vivid and intense ways. So, lives of women is discussed. अब उनको डिस्कस किया जाने लगा, वो औरतों की पत्रिकाएं आने लगी, जैसे आजकल आती नहीं है, जैसे गृह शोभा ऐसी। तो लाइफ्स ऑफ वुमेन की ये करना चाहिए, औरतों को ऐसे रहना चाहिए, ये एम्यूजमेंट के औरतों की अलग से पत्रिका छपने लगी। तो लाइक बीइंग रिटन पर्टिकुलरली बिगन टू बी रिटन। एंड पब्लिश्ड। Discussed and began to be written publicly. After mid-19th century, that is, schools were set up in cities and towns. In East Bengal, Ras Sundari Devi and that is Kailash Vasini Devi, and in Maharashtra, Tarabai Shinde and Pandit Rambai wrote their experience in 19th century. ईस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में कुछ ऐसी लेडीज हुई है जो फीमेल राइटर्स हुई हैं, उनका आप इसमें देखिए कुछ दिया गया है। अगले में द कवर पेज ऑफ इंडियन चारीवारी, द इंडियन चारीवारी द मैनी जर्नल्स ऑफ कैरिकेचर्स एंड सैटायर। सैटायर का मतलब किसी के ऊपर हंसी मजाक करना। तो यहाँ क्या दिखाया गया है? कैरिकेचर का मतलब किसी का एक ऐसे बना देना, जैसे मोदी का चित्र बना दिया कार्टून, इसको कैरिकेचर कहते हैं। ये चारीवारी में आप देखोगे कार्टून छपा हुआ है, तो यहाँ पर ये कुछ अम्यूजिंग है। दिस इज द मॉडल प्रोड्यूस इंडियन वर्जन ऑफ इट। इसमें यू कैन ऑलमोस्ट हियर द ब्रिटिश मास्टर सेज, यहाँ पर बीच में ब्रिटिश मास्टर कह रहा है ये मॉडल है, अब इसको इंडियन वर्जन में प्रोड्यूस करो। जब वहाँ की चाय आती थी तो उसमें दिखाया जाता था जो चाय पीने वाला है वो कहीं वहाँ के लंदन के महल के सामने खड़ा है, घोड़े पे बैठा है, ऐसे दिखाया जाएगा। तो इससे पता चलता था वो मोटिवेट करते थे हमारे यहाँ की चाय पियो। फिर जो हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने जब स्वदेशी का अभियान चला तो उसमें कभी लक्ष्मी माता और कभी ऐसे ऐसे चित्र बनाने शुरू कर दिए। तो अब उस प्रिंट को देख के, भारत के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उस समय लिटरेसी रेट 17% ही था, लेकिन उस चित्र को देख के लोग अपने स्वदेशी के चक्कर में अब उसे खरीदने लग गए। तो फिर ब्रिटिशर्स ने भी अपना लोगो चेंज किया। पहले वो दिखाते थे कि ये चाय पियो, लिप्टन टी पियो, ऐसे पियो, वहाँ उनको खड़ा हुआ दिखाया गया। फिर बाद में उन्होंने यहीं के ही प्रिंट और यहीं के डीटी के चित्र अपनाने शुरू कर ऐसा। अगले में देखो घोर काली, द एंड ऑफ चारीवारी एक पत्रिका का नाम है, द कवर पेज ऑफ इंडियन चारीवारी। अब इसका क्या मीनिंग होगा देखना पड़ेगा। What is the meaning of Indian चारीवारी? That is a mocking parade. चारीवारी का मतलब है such a magazine which was aimed to mock an Indian custom. इस मतलब अब वो ये बता रहा है कि देखो नीचे गणेशा बने हुए हैं और ये सारे बने हुए नहीं, गणेशा आइडल बने हुए हैं, कई हाथ चार हाथ, और उसके चारों तरफ किसान बैठे हुए हैं और एक को तो जोकर की टोपी लगा दी है। और फिर उन लोगों से कहा जा रहा है कि ये ब्रिटिश मॉडल है, अब इसका इंडियन वर्जन करो, इंडिया में सर्कुलेट करो, यानी हम रूल कर रहे हैं तुम पर। चारीवारी का मतलब है एम्ड टू मॉक एन इंडियन कम्युनिटी। ऐसे प्रिंट बनने लगे कैरिकेचर, और उसे कौन बनाता था, ऐसा किसी का नाम दिया है? नाम तो नहीं दिया है, लेकिन जो ब्रिटिश
का वो चलते थे कि हमारा कल्चर अपनाओ, वी आर सुपीरियर। तो जेम्स में ये सब यही कहते थे कि एक यूरोपियन अगर शेल्फ है जिसमें यूरोपियन बुक्स हैं, वो हजारों साल के ओरिएंटल कल्चर से काफी अच्छी है। ओरिएंटल कल्चर को एम किया था कि नहीं जेम्स मिल ने, और उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को आगे बढ़ाया था। तो वही चीज को ये आगे कर रहे थे, प्रिंट। अब अगला देखिए चित्र, बेगम रुकैया शेखावत, that is educationist and literacy figure, strongly condemned men for educating them, and she addressed the Bengal Women's Education Conference। तो नीचे लिखा है रुकैया शेखावत का भी नाम दिया गया बॉक्स में। तो वो कंडेम करती थी कि फीमेल को अलाउड नहीं किया जाता, मेल को पढ़ने दिया जाता है। सो इट वाज अर्लियर ए कल्चर, तो उसको उन्होंने कंडेम किया। नेक्स्ट डायग्राम देखें, दैट इज घोर कली। घोर कली का मतलब क्या होता है? कलयुग आने वाला है। ऐसा नहीं कहते हैं कि सतयुग था और फिर कलयुग आने वाला है, त्रेता है द्वापर, तो उसी में घोर कली। घोर कली में कुछ ऐसी चीज दिखाई जा रही है कि जो नहीं होना चाहिए और हो रहा है, उसको कलयुग का एक सिम्टम या सिंबल माना जाता है। तो यहाँ क्या दिखाया जा रहा है? दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर फैमिली रिलेशन। हियर द हस्बैंड इज टोटली डोमिनेटेड बाय हिज वाइफ। वाइफ ऊपर बैठी हुई है, और इसमें किस तरीके से दिखाया गया? ब्राह्मण को गले में बांध लिया है ना, सर वो उसकी मदर है। मदर है, तो मदर को गले में बांध दिया। और ये क्या दिखाया गया? हु इज पर्च्ड ऑन हर शोल्डर, वो उसके कंधे पे बैठ गई है। ही इज क्रूअल टुवर्ड्स हिज मदर, ड्रैगिंग हर लाइक एनिमल बाय द नोज, वो फंदे में बांध के ले जाएगा। तो ऐसा प्रिंटेड मीडिया उस समय दिखाया गया। और नीचे के डायग्राम में देखो, जो उस समय प्रिंट हुआ वही चीज दिखाई जा रहा है। इसमें किसने ऐसा बनाया था? दैट इज एन इंडियन कपल, ब्लैक एंड व्हाइट वुड कट, कि दोनों वो पी रहे, स्मोकिंग कर रहे हैं नीचे। लड़का बजा रहा है, लड़की हुक्का पी रही। अच्छा, अगले चित्र में क्या दिखा है? यूरोपियन कपल सिटिंग ऑन चेयर्स, वुड कट चेयर्स है जो क्रेव्ड है, उस पर बैठे हुए हैं। सजेस्ट ट्रेडिशनली फैमिली रोल्स, और द साहिब होल्ड्स ए लिकर बोतल व्हाइल द मेम साहिब प्लेज द वायलिन। तो उसमें भी वही चीज दिखाई जा रही है, पीछे कोई एक इंडियन खड़ा हुआ होगा, ऐसा दिखाया गया। नाउ सो दैट इज आफ्टर 19th सेंचुरी स्कूल सेटअप हो गए, और रस सुंदरी इन ईस्ट बंगाल, रस सुंदरी एंड कैलाश भासिनी देवी इन ईस्ट बंगाल। एंड रस सुंदरी देवी एंड कैलाश भाई देवी। एंड इन महाराष्ट्र ताराबाई। इन लोगों ने क्या किया? ताराबाई शिंदे और पंडिता रामबाई। स्वरूप बी है कि आर है? रस सुंदरी देवी, ठीक है, देवी है, रस सुंदरी देवी। और इन लोगों ने ताराबाई शिंदे और पंडिता रामबाई रोट अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन। सर वो कैलाश भाषिनी देवी अपने कैलाश भाषिनी है, सर अपने कैलाश भाई नहीं भाषिनी लिखा। कैलाश भाषिनी देवी, देवी, ठीक है। और इन महाराष्ट्र में इन लोगों ने क्या किया? रोट देयर एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन। Okay, now in 20th century, journal written for some times edited by women became extremely popular. कुछ ऐसे जर्नल्स लिखे गए इंडिया में जो पीरियोडिक थे, वो ज्यादा पॉपुलर हो गए। आफ्टर दैट
very cheap small books were brought to markets, allowing poor people to buy them. जैसे आपने देखा वो ब्लू बाइंडिंग बुक्स उनमें चली थी, तो वैसे भी यहाँ पर चीप प्राइस बुक चली, जैसे पेनी बुक्स है ना, पेनी चैप वैसे. द पब्लिक लाइब्रेरीज वर सेट अप, एक्सपेंडिंग द एक्सेस टू बुक. सोशल रिफॉर्मर लाइक ज्योतिबाई फुले wrote about the injustice of caste system in book गुलामगिरी. जो जिन्होंने पहला महाराष्ट्र में स्कूल खोला था, कन्या विद्यालय, ज्योतिबाई फुले, ठीक है, तो उन्होंने गुलामगिरी बुक ली. ज्योतिबाई फुले और उनकी वाइफ थी सावित्रीबाई फुले, दो लोग थे कि नहीं, हस्बैंड वाइफ. तो उन लोगों ने क्या किया था बताइए, दे ओपनड फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन महाराष्ट्र. नहीं सर, वो इन लोगों ने बस अपनी एक्सपीरियंस लिखा सर, है लेडीज के बारे में. सर वो पंडिता रामाबाई, पंडिता रामाबाई, आपने रामबाई रामाबाई और पंडिता में रामाबाई, ठीक है. अब देखिए सर वो जो पंडित पंडिता पंडित रामाबाई, ठीक है. चलो, नाउ नेक्स्ट इज ज्योतिबाई फुले wrote his book गुलामगिरी. ये सभी एमसीक्यू है, जितने नाम आ रहे हैं ये सब आएंगे आपके लिए, कहीं ना कहीं एक दो इनमें से आएगा जरूर. तो ज्योतिबा फुले, द रिफॉर्मर ऑफ सोशल रिफॉर्मर, ठीक है, राइट बुक गुलामगिरी. In this, he mentioned the injustice too of caste system. By 1820, the Calcutta Supreme Court passed certain regulations to control press freedom, and company began encouraging publications of newspapers that would celebrate British rule. तो अब क्या होने लगा, बहुत सारे ऐसे सेंसरशिप हो गए कि जो इंडिया का चलाते थे उन सबको बैन कर लिया गया, लेकिन छिप छिप के तब भी प्रेस चलती रही, क्योंकि प्रेस तो इंडिया में पहुंच चुकी थी. तो जब पता चला कि ब्रिटिश कैप्चर कर रही है सबके प्रेस, तो तब भी ये राम प्रसाद बिस्मिल ये सब लोगों ने अंडरग्राउंड कर ली प्रेस. वो प्रेस छुपा ली कहीं इधर उधर, तो वो मिली नहीं ब्रिटिश को, लेकिन छपाई खाना चलता रहा और लोगों के पास पंपलेट पहुंचते गए. नाउ सो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट बाई 1820, कलकत्ता से ही रूल होता था इनका, ब्रिटिश का. सो 1820 ने कुछ इम्पोज कर दिया सेंसरशिप, सर्टन रेगुलेशन इम्पोज्ड, सर्टन regulations over freedom of press. They were only allowed to the print which praised the British rule. जो वही कर सकता था उसी को अलाउ करते थे. So they were allowed the only जो इनकरेज करते थे एंड सेलिब्रेट करते थे ब्रिटिश रूल, वर ओनली अलाउड टू प्रिंट न्यूज़पेपर. उन्हीं को ही अब न्यूज़पेपर प्रिंट कर लिया जाता था. एक तरीके से ये सेंसरशिप थी. ओके, आफ्टर 1857, अब 1857 की बात आ गई. सो आफ्टर 1857, आपको मालूम है 1857 का मैसेज जो था वो कैसे की दिया गया था, रोटी और गुलाब के.
तो जो जिस को मिलती थी रोटी वो कि 5 मई को हमें जाना है, अटैक करना है, रोटी काट के वो अगले के पास पहुंचाता था। और वही रोटी बढ़ते बढ़ते पूरे भारत में घूमी। जब उसी सैनिक के पास फिर आ गई तो मान लिया गया सभी सैनिकों को मैसेज मिल गया, क्योंकि प्रिंट मीडिया पे बैन ही लग गया। डेट कैसे फिक्स हुई? हाँ? डेट कैसे फिक्स हुई? कौन सी जैसे डेट है? तो बस मैसेज दिया कि हमने अपना मैसेज ले लिया, हमने रोटी काट के आपको दे डेट दिया। कैसे फिक्स तरीके सबके पास घूम के आ जाएगी उस टाइम? अब इस तरीके से किया, यहाँ से जाएगा तो जैसे भी उन्होंने किया वो हमें बहुत डिटेल में देखना पड़ेगा, लेकिन रोटी और गुलाब के थ्रू मैसेज दिया गया पूरे देश में कि इस दिन करेंगे। अगर मंगल पांडे 15 दिन पहले एजिटेट ना हुआ होता, एक ही उसी दिन सब मारते। जब उनको पता चल गया कि इनके सैनिक विद्रोह भी कर सकते हैं, उन्होंने सबसे हथियार, सारे रेजिमेंट से हथियार ले लिए। इसने गलती कर दी मंगल पांडे ने, 20 दिन पहले करना चाहिए था कि जब डेट फिक्स हुई है। और 20 दिन पहले एक आदमी ने रेजिमेंट पे जाके गोली मार दी, उन्होंने सारे भारत के सारे हिंदुस्तानी सैनिकों से हथियार ही लिए। और ये स्वतंत्रता संग्राम शुरू होने से पहले ही फेल हो गया, तो तभी आजाद हो जाता है ना। तो ये गड़बड़ी हुई है, इसका खून ज्यादा गर्म हो गया। ब्रिटिशर्स को पता ही ना लगता अगर सही दिन पे होता, वो मार दिए जाते, छोड़े थे। फिर वो और सतर्क हो गए, उन्होंने बहुत सारे इम्पोजिशन लगा दिए, बहुत कुछ किया। इवन उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल भी खत्म हो गया। फिर उसके बाद क्या होने लगे, दैट इज जो गवर्नर जनरल थे फिर अब वाइस राय होने लगे। गवर्नर जनरल खत्म हो गया। सो 1857 के बाद क्या हुआ, द एटीट्यूड ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस चेंज्ड, दैट इज एनरेज्ड इंग्लिशमैन डिमांडेड ए क्लैम्प डाउन ऑन द नेटिव प्रेस। तो अब क्या हुआ, द एटीट्यूड ऑफ इंडियन प्रेस वाले तो अब नहीं मान रहे थे, प्रेस वाज चेंज्ड। There was a wave of nationalism among people. लोगों में एक नेशनलिज्म की भावना आ गई थी। So, on other side, Britishers use repression. उन्होंने दमनकारी नीति अपनाई। Used repressive measure. Against them. तो उनको अलाउ नहीं किया। They clamped down the native press. उन्होंने इंग्लिश के तो अखबार आने दिए, लेकिन वर्नाकुलर लैंग्वेज में आने दिया, सो क्लैम्प कर दिया। They clamped down the native press. Okay. In 1878, the Vernacular Press Act was passed. अब थोड़े सालों बाद और 15 सालों बाद, 20 सालों बाद, आफ्टर, यानी in 1878, वर्नाकुलर प्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी वर्नाकुलर लैंग्वेज में क्या छापा जाएगा, एक ऐसा एक्ट पास हुआ, दैट इज मॉडल्ड ऑन आयरिश प्रेस लॉज। इसका मतलब होता है द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंसिव राइट टू सेंसर रिपोर्ट्स एंड एडिटोरियल्स। वर्नाकुलर एक्ट वाज पास्ड। एज पर दिस, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे लोगों को भी रखा जो ट्रांसलेट कर सकते थे उनकी लैंग्वेज को, क्योंकि ब्रिटिश तो जानते नहीं थे कि लिखा क्या हुआ है। गवर्नमेंट है एक्सटेंसिव राइट्स टू सेंसर रिपोर्ट एंड एडिटोरियल। वो चाहे तो छपने से पहले मंगवा सकती है reports and editorials. Despite repressive measures, many nationalists
newspaper grew in all parts of India. They reported colonial misrule and encouraged nationalist activity. जब आप कोई भी मूवी देखेंगे तो आप देखेंगे अंडरग्राउंड में प्रेस छाप रही थी। तो ये सब होने के बाद भी मशीन अंडरग्राउंड हो गई और काम जारी है। So despite उसके बाद क्या लिखा है? सेंसर रिपोर्ट्स एंड एडिटोरियल्स, एक एडिटर्स का कॉलम होता है ना, उसको एडिटोरियल कहते हैं। उसको लोग बहुत जो एलाइट लोग होते हैं वो पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है एडिटर का क्या हुआ, क्योंकि सबसे मेन एडिटर होता है वह पूरे समाचार पत्र का एक एडिटोरियल डेली निकालता है। तो ये उसको कहते हैं संपादकीय, है ना। एडिटोरियल को क्या कहते हैं? संपादकीय। उसको सब लोग पढ़ते हैं तो वो सबसे अच्छा माना जाता है। जो एडिटोरियल लिखता है वो भी बहुत अच्छा माना जाता है, उसकी इंग्लिश या हिंदी बहुत अच्छी होती है, तो उसको ये एडिट कर देते हैं कि उसका क्या व्यू है। अगली चीज, डिस्पाइट दिस एक्ट, इस एक्ट के आने के बाद भी न्यूज़पेपर्स ग्रीव, नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर, grew in all parts of India. सर वो इंटेंसिव लिख रही है एक्सटेंसिव Extensive rights, extensive बहुत ज्यादा राइट्स उनको मिल गए। Extensive rights, इंटेंसिव का मतलब है कि उसी के अंदर अंदर राइट मिलना, और एक है कि उसको बाहरी लोगों पे भी राइट मिल जाए तो एक्सटेंसिव राइट्स हो जाते हैं। तो उसको सब पे राइट मिल गया, उसने खुद ही अपना राइट ले लिया, एक्सटेंसिव राइट। Nationalist newspaper grew in all parts of India. They reported misrule by British. By colonial government. कुछ चीजें देखें, that is the main name of this chapter, that is कितागावा उतामारो। नोट करने को आएगा तो इसमें लिखना है। He was born in Tokyo, Japan, and known for contribution to art called ukiyo. He was born in Edo. Edo में उसका जन्म हुआ था, that is Tokyo, Japan, and known for his art contribution. And ukiyo painting, जिसको floating word कहा जाता है। ये लड़का है। क्या उसका ही नाम टोक्यो था। लड़का। टोक्यो का ही नाम एडो था। पर फिर एडो का बाद एडो कोई टोक्यो कहते हैं। हाँ तो पुराना नाम एडो था। ठीक है। और उसने क्या किया? And famous for उकियो का मीनिंग क्या होता है? द फ्लोटिंग वर्ड। यानी उसने इधर उधर की बात नहीं की, जो दिनचर्या की पेंटिंग है वही छापी। उसको कहते हैं जैसे कोई चाय पी रहा है, उसने चाय पीता दिखाया, कि कोई चाय बना रहा है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, इसको कहते हैं फ्लोटिंग वर्ड की पेंटिंग। मार्को पोलो ने क्या किया? वो इटालियन एक्सप्लोरर था जो बहुत समय तक चाइना में रहा और उसने यूरोपियन कंट्रीज में आके बताया कि कैसे कैसे वहां उतरा है। सो ही वाज इटालियन एक्सप्लोरर इन 1295। ही वाज एक्सप्लोरर and in 1295 he returned to Italy. He returned to
after many years stay in China. And he brought the wood block printing knowledge to Europe. ये तुमको मालूम है कि वहां पर वुड ब्लॉक या मिट्टी के क्ले में जैसे होती है, वो सारी नॉलेज वो लेके आया। तो यूरोप में किसने पहुंचाया इस चीज को? He brought the wood block printing knowledge. To Europe. जोहान गुटेनबर्ग क्यों फेमस है? नाउ जोहान गुटेनबर्ग एक जर्मन नेशनलिस्ट था। ही वॉज German inventor of first printing press. He developed metal type 26 letters of Roman alphabets and composed different words of the text, moving them up, moving metal type printer बनाया। So he invented moving metal consisting of Roman alphabets, Roman यानी ABCD, जिसमें 250 शीट्स निकाली जा सकती थी पर आवर। His novel press came to be known as movable. Novel press, ये जो सही अच्छी प्रेस थी उसे मूविंग टाइप प्रिंटिंग मशीन कहते थे। What is, who was Martin Luther? एक मार्टिन लूथर यूएसए का प्रेसिडेंट हुआ है और एक मार्टिन लूथर ये भी था जो एक रिवॉल्यूशनरी, तो इसकी बात की जा रही है। तो ए ग्रेट रिफॉर्मर ऑफ जर्मनी, ये भी जर्मन का था। इसने 95 थीसिस लिखी। born in 1517 he wrote 95 theses and criticizing many rituals of Roman Catholic Church. उसके प्रिंटर्स इसने चिपका दिए। ये बहुत बोल्ड काम था, इसे मारा जा सकता था क्योंकि उस समय प्रीस्ट का ही दबदबा था। सो ये इसमें लिखा नहीं है थीसिस एंड क्रिटिसाइज्ड रोमन रिचुअल्स। जो भी वहाँ रिचुअल्स चल रहे थे ऑफ रोमन की, इतने पैसे दो तो ये गुनाह माफ, उतने पैसे दो तो वो गुनाह माफ, ऐसे वहाँ पैसे चल रहे थे। Rituals of Roman Catholic Church. They proclaim themselves as the mediators of God. कि हम गॉड से तुम्हारी गुनाह माफ करवा देंगे, आप ऐसा करो। सर इन्होंने वो भी लिखा था न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट ना, ओल्ड टेस्टामेंट से इन्होंने, ये ठीक है। He wrote, और इसकी वजह से जो इसको मानने वाले थे वो प्रोटेस्टेंट कहलाए, और जो पहले थे वो रोमन कैथोलिक थे और ये प्रोटेस्टेंट। तो दो डिवीजन हो गए थे क्रिश्चियनिटी। रोट न्यू टेस्टामेंट्स। टेस्टामेंट्स वही हैं जो जीसस क्राइस्ट ने लिखे हैं। वैसे जो मोसेस हैं ज्यूज में, उनमें भी टेस्टामेंट्स ही पाए जाते हैं। जो यहूदी लोग हैं ना ज्यूज, क्या थीसिस का मतलब अपना व्यू। किसी पर आप रिसर्च करके जब कोई चीज लिखते हो तो उसको थीसिस कहते हैं। तो उसने 9 है
अपने थॉट्स, डीप थॉट्स को थीसिस कहेंगे, ठीक है, जो रिफाइंड है, जो जस्टिफाइड है, तो उसने वो सब उसने छापे कि ये कौन होते हैं माफ करने वाले, ऐसे ऐसे खट्टे उल्टे सब छापा होगा जस्टिफिकेशन के साथ। तो उस समय तक जो पहली बाइबल किसने छापी थी? गुटेनबर्ग की छापी है क्या? तो गुटेनबर्ग के बाद ही आए होंगे, तो इसका मतलब बाइबल लोगों में पहुंच गई थी तब तक। और फिर जब बाइबल पहुंच गई तो अगला स्टेप क्या था कि जिसने गलत बाइबल पढ़ा इस पे अटैक करना, तो इन्होंने किया, दैट इज मार्टिन लूथर ने। Who was Menocchio? Menocchio कौन था? He was a miller. मिल में काम करने वाले को क्या कहते हैं? मिलर ऑफ इटली। उसने बाइबल को ठीक से पढ़ा और री इंटरप्रिटेड, उसको फिर से री इंटरप्रेट किया, फिर से ट्रांसलेट किया लोगों के लिए, तो यूरोपियन लैंग्वेज में। सो ही वाज मिलर ऑफ इटली। एंड इसने क्या किया? ही री इंटरप्रेट द मैसेज ऑफ बाइबल and formulated in view of God and creation. He reinterpreted the Bible and formulated a view of God. बोलिए। अब देखो, जैसे आप देखोगे भगवत गीता एक छोटी सी बुक है जिस सिर्फ उसमें 700 श्लोक हैं, लेकिन उस पर टीका चाहे राम सुखदास जी ने लिखी हो या बड़े बड़े, तो इतनी मोटी बुक बन जाती है। अलग अलग लोगों उसे री इंटरप्रेट करते हैं ना अपनी अपनी लैंग्वेज में। तो बाइबल जो भी हो, टेस्टामेंट्स उसके छोटे से हैं, लेकिन री इंटरप्रेट हर एक उनके जो वर्सेस हैं उसको बहुत एक्सप्लेन करके लिखने का काम किसने किया? मोनैक्यो ने। तो लोगों को समझ में आने लगी कि इनके का मतलब क्या है। That is Menocchio. Menocchio. मिल में काम करने वाला, वो मिल में काम करने वाला मिलर था। अब देखो, जेम्स ऑगस्टस हिकी कौन था? इसने बंगाल गैजेट छापना शुरू किया। सो फेमस राइटर फ्रॉम 1780 he began to edit the Bengal Gazette, a weekly magazine. He was a famous writer. He started editing बंगाल, एडिटर बन गया बंगाल गैजेट। ये वहां की वीकली एक मैगजीन थी, बंगाल गैजेट और वीकली मैगजीन। Now, in 1780, राजा राम मोहन राय ने किस ईयर में समाचार कौमुदी निकाली? He started a great Indian reformer who published Samachar Kaumudi. Who started
बंगाल गैजेट, ठीक है। गैजेट का मीनिंग और एक बार देखो। बंगाल गैजेट मीनिंग जेम्स ऑगस्टस हिकी ने सबसे पहले इसको चलाया था। हिंदी मीनिंग ऑफ बंगाल गैजेट। गैजेट वही होता है जिसमें सब ऑफिशियल चीजें होती है, उसे गैजेट कहते हैं। जिसमें सब कौन कौन आईएएस बना, कौन सिविल अफसर बना, यही होता है गैजेट, ठीक है। तो समाचार कॉमेडी किसने निकाली? राजा राम मोहन राय ने। रवि वर्मा ने क्या किया? वो माइथोलॉजिकल पेंटिंग करते थे, वो वर्ल्ड के बारे में नहीं बताते थे। दैट इज रवि वर्मा। He printed mythological printing ऋतुध्वज। जो रवि वर्मा की बहुत सारी प्रिंटिंग है वो संविधान में भी दिखाई गई है। उन्होंने बहुत सारे, जैसे भगवान वो हो रहे हैं या हनुमान जी पूजा कर रहे हैं, अलग अलग, बुद्ध का सारनाथ जाना, सभी धर्मों के सब कुछ उन्होंने दिखाया। संविधान जो हमारा पहले वाला संविधान था उसमें बहुत चित्र थे, वो सब उसमें कुछ रवि वर्मा के लिए। तो रवि वर्मा ने क्या किया? इंडियन पेंटर, किसके लिए फेमस थे? फॉर जो माइथोलॉजिकल पेंटिंग, फेमस फॉर जो समाचार कॉमेडी नहीं, संवाद कॉमेडी। संवाद है, संवाद संवाद देखो, DAD। हाँ, संवाद कॉमेडी। माइथोलॉजिकल पेंटिंग्स, जैसे कि ऋतुध्वज और मदालसा। ऋतुध्वज राजा है, वो मदालसा को एक डेमन से बचा रहे हैं। नाउ बेगम रुकैया शेखावत हुसैन, इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्त्रियों के बारे में लिखा कि उनको पढ़ने से ना रोका जाए। अलग से बॉक्स में लिखा है। So, a famous educationist and literary figure, he strongly condemned men for withholding education for women. So, in the name of religion, she strongly condemned men for withholding women from education. On the name of religion. Now, exercises. पहला क्वेश्चन देखिए। Give reasons of the following. Wood block print only came to Europe after 1295. उसमें हम समझ ही चुके हैं कि क्यों है ऐसा। तो कौन लेके आया था बताइए? That is wood block print was invented in China और इसे कौन लेके आया? मार्को पोलो in 1295
मार्को पोलो द इटालियन एक्सप्लोरर returned back to Italy and has given और उसने brought this knowledge back with him. और उसके बाद तब से गुटेनबर्ग के आविष्कार तक वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ही रही। तो गुटेनबर्ग ने कब किया था? 1448 1448। तो आप समझ लीजिए 100-150 सालों तक वुड ब्लॉक प्रिंटिंग इसी में। सो सिंस देन टिल 1448 until Gutenberg invented movable metal type printer, wood block printing was famous in Europe. ठीक है? So wood block printing used in Europe. नेक्स्ट देखिए, मार्टिन लूथर वाज इन फेवर ऑफ प्रिंट एंड स्पोक आउट इन प्रेज ऑफ इट। कुछ लोग चाहते थे कि प्रिंट ना हो, प्रिंट से गलत प्रिंट हो जाएगा तो लोग इसका मिसयूज करेंगे, लेकिन मार्टिन लूथर ने इसका सपोर्ट किया। तो क्यों सपोर्ट किया? मार्टिन लूथर वाज ग्रेट रिफॉर्मर ऑफ जर्मनी। सर जो वाला था तो प्रिंट है कि जो चौहान को टिकटॉक था तो उसने पहला प्रिंटिंग प्रेस 1430 में किया था, बट परफेक्ट किया था 1448 में। तो उसने इन्वेंट कर उसी में और उसने वो क्वेश्चंस में भी आते हैं तो परफेक्टेड है, फिर डेवलप्ड ही आते हैं। डेवलप 1430 और उसमें परफेक्ट 1448 में किया। मूवेबल टाइप ना, इसमें देख लेते हैं। When movable metal type printers was invented, (1440 to 1450) वही लिख दो। एक स्पैन ऑफ टाइम में उसमें सुधार करता रहा, पूरा लिख देना। नाउ सो मार्टिन लूथर वाज ग्रेट रिफॉर्मर ऑफ जर्मनी। He was in favor of printing press. As through printing press he got a chance to criticize the rituals, orthodox rituals in Catholic, Roman Catholic society. So he got a chance to criticize the and
एंड ये कौन करता था? कैथोलिक चर्च। नाउ तो कैथोलिक वो उल्टा लिखी कैथोलिक चर्च, क्या लो ओके। He wrote 95 theses which were immediately reported in vast numbers and read widely, reproduced। उसने जो थीसिस लिखी उसकी बड़ी प्रिंट निकाली गई और सब लोगों ने उसे बहुत पढ़ा। फिर उसके बाद क्या हुआ? So this led to division within the church and the beginning of Protestant। अब एक इनकी अलग क्रीड बन गई, धर्म के अंदर संप्रदाय बन जाता है ना, तो इनमें प्रोटेस्टेंट बन गया। डीपली ग्रेटफुल टू प्रिंट, लूथर सेड प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। तो उसने ये मैसेज दिया लोगों को कि प्रिंटिंग भगवान की देन है। वो प्रिंट किसने बनाया? जिसमें बहुत सारी देवियां प्रिंटर लेके उतर रही हैं। सो ही wrote 95 theses which were read widely and its many copies were reproduced. Were printed. This led to division within church। कुछ लोग अब लूथर को मानने वाले हो गए और कुछ लोग बोलने लगे नहीं, पोप को ही ज्यादा सम्मान देना चाहिए। एंड विदिन चर्च एंड नाउ देयर वर टू ब्रांचेस। कौन कौन सी ब्रांचेस हो गई? एक रोमन कैथोलिक, एक दैट इज प्रोटेस्टेंट। नाउ देयर वर टू ब्रांचेस। कुछ लोग मानते थे कि ये प्रीस्ट मीडिएटर नहीं है और कुछ मानते थे नहीं, प्रीस्ट को मीडिएटर मानो। So that is रोमन कैथोलिक, ठीक है। एंड जो प्रोटेस्ट करते थे प्रीस्ट का, उन्हें क्या कहा गया? प्रोटेस्टेंट। He also wrote न्यू टेस्टामेंट। उससे लेना देना तो है नहीं झाल इनका है।